हेलो विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आने में थोड़ी देरी हुई, पर मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी है कि हम लोग यूपीएससी के श्रृंखला का फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए 45 डेज़ ही बचे हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे क्वेश्चन और एंजाइटी हो रही है। तो हम लोग आज जो श्रृंखला लेके आ रहे हैं उसमें से 8 या 9 लेक्चर इसमें होंगे और हम लोग इसमें ऐसे कुछ चीज़ें करेंगे जिससे आपके 10, 20, 30 मार्क्स इम्प्रूव हो जाए। तो इस श्रृंखला का नाम है हाउ टू स्कोर मोर देन 120 मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग आज के लेक्चर को शुरुआत करेंगे। मैं ये लेक्चर शुरू करने के पहले आपको ये बता दूं कि ये उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा जिन्होंने कम से कम कुछ ना कुछ यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा तो कोर सब्जेक्ट या फिर करंट अफेयर ये पढ़ा हुआ है। जिनका 50% से या 70% से ज़्यादा स्टडी हुआ है उन्हीं को ये ट्रिक्स या जो भी मैं नुस्खे दूंगा उसका फायदा होगा। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा फायदा होगा, बट मुझे लगता नहीं कि उनका इससे कोई एग्जाम क्लियर वगैरह होने वाला है। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम हमारे लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिछले 8-10 सालों का ट्रेंड और जनरल कट ऑफ दिया हुआ है 2016, 17, 18, 19, 20 और 23 तक। और आप देखोगे कि हर साल ऑलमोस्ट कट ऑफ कम कम हुआ है और लास्ट ईयर तो मतलब अराउंड 75 मार्क्स का कट ऑफ जनरल के लिए रहा है, बाकी कैटेगरी के को और भी कम हुआ है। तो बच्चों को 75 मार्क्स भी लाना बहुत मुश्किल है और सिमिलर टाइम पे कुछ लोग हैं जिनको 150 स्कोर भी आ रहा है। तो इसका मतलब पेपर अगर इतना भी डिफिकल्ट और आउट ऑफ सिलेबस है तो लोगों को इतना स्कोर क्यों आ रहा है? सबका जो सोर्सेस है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं और फिर भी इतना स्कोरिंग डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी, आपका वे ऑफ थिंकिंग और आपका अप्रोच टू द एग्जाम फंडामेंटली गलत है। तो हम लोग इस पूरे 8-9 लेक्चर में ये ट्राई करेंगे थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम स्मार्टली, हाउ टू सॉल्व मिनिमम 85 to 90 questions. I myself used to try to attempt more than 95 questions with some logic or another. तो it is not like कि कुछ तुक्केबाजी करते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक आपको जरूर मिलेगा। उसलिए आपका बेसिक कोर सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला कि 150 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं और फॉरेस्ट का कट ऑफ तो जनरल जो कट ऑफ है उससे भी 10 या 15 मार्क्स ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट में जो 1500 या 2000 के आसपास बच्चे जो क्लियर करते हैं उनको आपसे भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेपर इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है जिसमें स्कोर ना करा जा सके। उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट बच्चों को स्कोर करना डिफिकल्ट हो रहा है। इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन देखते हो तो एकदम आप हड़बड़ा जाते हो कि आपने ये क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आप उसको बिना देखे बिना समझे उसका उसको अप्रोच करे ही उसको छोड़ देते हो। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो मुझे लगता है और एक चीज ये है कि जो अप्रोच है बहुत सारे स्टूडेंट का ये ओल्ड और आउटडेटेड हो गया है। इसमें आप जो बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं उसका यहाँ पे काम नहीं है। आपको स्मार्ट कॉमन नॉलेज के बेस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आ पाएंगे। यहाँ पे मैंने मेरे खुद का 2 मार्कशीट दिए हुए हैं जिसमें मेरे मार्क्स आप देख सकते हो विच वेर मोर देन 120। तो बहुत सारे बच्चों के लिए कहाँ पे गलतियां हो रही है? तो पहले तो है नॉन सीरियसनेस, डिस्ट्रैक्शन और इनकंसिस्टेंसी।
आपको हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करना ज़रूरी है। और जब अब एग्ज़ाम पास में आई है तो नियर अबाउट 10 टू 12 आवर्स का आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लैक ऑफ अटेंशन टू द कोर सब्जेक्ट एंड सोर्सेस। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका हाफ ऑफ द टाइम करंट अफेयर ही कवर करने में जाता है। उससे उनके जो कोर सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको बिल्कुल भी वो टाइम नहीं डिवोट कर पाते हैं इन प्रोपोर्शनेट टू द क्वेश्चंस आस्क इन दी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओवर एम्फेसिस ऑन दी करंट अफेयर होता है। एक आपको मैं फैक्ट बता दूं कि अराउंड 100 पेजेस हर महीने अपने करंट अफेयर के बुकलेट्स के करें तो 1200 पेजेस हो जाते हैं एक साल के। और ये 1200 पन्ने पढ़ने के बाद भी आपको एक या दो क्वेश्चन आएगी ही, इसकी भी श्योरिटी नहीं होती है। इसके कॉन्ट्ररी अगर आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ा तो ऑलमोस्ट 15 टू 20 क्वेश्चंस आपको एक बुक में से ही आ जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपका कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है और उसके हिसाब से आपको अपना टाइम डिवोट करना है। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ अप्लाइड नॉलेज। तो हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इट इज़ नॉट कि आपको सिर्फ ज्योग्राफी का पता है तो ज्योग्राफी एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा कि जहाँ पे ज्योग्राफी का भी नॉलेज जरूरी होगा और उसके साथ हिस्ट्री और बाकी कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज जरूरी होगा। दोनों को आप जब कंबाइन करोगे तब आपका जाके आंसर आएगा। तो वो भी जो अप्लाइड नॉलेज है वो भी बहुत बार जरूरी हो जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे बच्चों के पास प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली कि सोर्सेस नहीं होने का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा सोर्सेस होने का प्रॉब्लम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। उसके बाद लैक ऑफ स्मार्ट यूज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जहाँ से आपको एग्जामिनर की साइकी पता चलती है और दूसरा है कि जो कोर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या फिर मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है। तो ऐसे कुछ बेसिक बुक्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद एक बात ये हो जाती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको रिपीटिशन मिलता है बहुत बार, सेम पेपर में ही कभी कभी आंसर मिलते हैं। और तीसरा बात होता है कि लॉजिक डेवलपमेंट होती है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम ये है कि रॉन्ग गाइडेंस। यहाँ पे बहुत बार आपने मतलब एस्पिरेंट वेब सीरीज आई थी, वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे चाय वाला भी आपको एक आधा सजेशन तो दे ही देगा। तो यहाँ पे रॉन्ग गाइडेंस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मेरा एक फ्लैटमेट था जिसका खुद का स्कोर 24 मार्क्स था पर वो दो लोगों को गाइड कर रहा था। तो मैंने एक बार उसको पूछा कि यार तुम क्या बता रहे हो उनको, तो बस वो हंस दिया। तो इससे आपको समझना है कि आप हर किसी को जाके ये नहीं पूछोगे कि क्या पढूं क्या ना पढूं क्या करना चाहिए। आप अपने टीचर मेंटर जो भी है उन पे ही फोकस करो, उन पे ही भरोसा करो। जो भी वो लोग बोलेंगे उनको ही आप फॉलो करने की कोशिश करो, उसी से आपकी पोस्ट निकलने की संभावनाएं बढ़ती है। और लास्ट चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आप जब भी कोई भी नए स्टूडेंट्स आते हैं और उनसे बात करी जाती है तो हर किसी को लगता है कि वो अगले साल आईएएस बनने वाले हैं। मतलब इट्स लाइक कि लाल बत्ती इज वेटिंग फॉर देम। उनको ये बिल्कुल ही मतलब रियलिटी का अंदाजा नहीं होता है कि ये कितना डिफिकल्ट है। हर साल 10 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, 1000 भी होते नहीं है। तो जो रेशो है वो एकदम मिनिस्क्यूल है। और आपके जो सपने, ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक बात नहीं, कॉन्फिडेंस होना ठीक बात है, और वो एक रैशनैलिटी और एक रियलिटी के साथ होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो ही जाके ये अचीव होने वाली बात है। वरना बहुत सारे लोग सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में ही चले जाते हैं और अल्टीमेटली फिर उनका कोई भी पोस्ट नहीं निकलता है। ठीक है। उसके बाद और एक चीज है कि लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। उनको लगता है एक बार पढ़ लिया मतलब हो गया। ऐसे नहीं है। जब तक आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं आ रही है, जब तक आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उसका क्रक्स क्या है या फिर उसमें क्या कहा गया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे,
तब तक आपको ये समझना चाहिए कि आपका उस सब्जेक्ट पे कोई भी कमांड नहीं है। और कमांड आने के लिए आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ये भी मैंने देखा है कि रेकलेस टेस्ट सीरीज सॉल्विंग स्प्री, तो मतलब कुछ-कुछ जो अभी कुछ सालों में जो टॉपर बने हैं, उनका वन ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि मतलब इतना झूठ बोला जाता है उनके ऑन द फेस ऑफ इट, ये समझता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब एक बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको मतलब ढूंढोगे तो पता चलेगा, उसको जीएस2 में बहुत अच्छा स्कोर आया, तो उसको पूछा गया कि क्या क्या पढ़ा, तो उसने बोला कि मतलब उसने 2 न्यूज़पेपर बोले, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसने 3 मैगजीन बोल दिए, और बाकी के मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो, मतलब ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए ये करना और इतना सारा पढ़ना। बट लोग जब पोस्ट निकलती है तो कुछ भी बक देते हैं, मतलब आगे वाले का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि यार कैसे ये ह्यूमनली पॉसिबल करा होगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ लोगों ने बोला कि हम लोगों ने 100 टेस्ट सीरीज सॉल्व करी, और ये तो बच्चों ने, मतलब बच्चे पागल हो गए हुए, बच्चों को भी लगता है कि 100 टेस्ट सीरीज तो हम भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको ये अंडरस्टूड करना है कि टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है। तो टेस्ट सीरीज का पर्पस ये होता है कि आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे वीक हो, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। उसके बाद प्रेशर हैंडल करना है। जब आप एक रियल एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप पे जो प्रेशर आएगा, टाइम कम होगा या फिर एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, वो सब हैंडल करने के लिए और एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के लिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। जो आप शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हो, वो बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हो तो वही शॉर्टकट्स आप यूपीएससी के एग्जाम में यूज करने की कोशिश करोगे, और वो शॉर्टकट्स यूपीएससी के एग्जाम में नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चों ने ये पेपर सेट करे होंगे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से क्वेश्चन बनाए होंगे। अगर आपने ये शॉर्टकट्स वहाँ पे अप्लाई करे तो ये श्योरिटी है कि वहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आपको लगेगा कि यार मुझे मतलब प्रैक्टिस टेस्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, वहाँ पे क्यों नहीं आया? बिकॉज तो जो आप शॉर्टकट्स आप यहाँ पे डेवलप करे थे अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो वहाँ पे काम नहीं करे हैं। उसके बाद लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी। एक मतलब मेरा दोस्त है, उसके बारे में मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसको एक बार पूछा क्या पढ़ रहे हो 1 महीने पहले, तो उसने बोला कि मिडिवल इंडिया पढ़ रहा हूँ, सतीश चंद्र। तो 1 महीने बाद मैंने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, तो उसने बोला कि बस अब खत्म करने आया हूँ सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र मतलब मिडिवल इंडिया पे या एक से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, बहुत से वो ज्यादा 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 क्वेश्चन के लिए आप 1 महीने एक बुक पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी एग्जाम में किस सब्जेक्ट पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से करना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकली 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप जितना भी टाइम पढ़ते हो उस टाइम में से 1/5 टाइम आपको पॉलिटी के लिए देना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या फिर उसके रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उसके रिलेटेड आपको उस पर डिवोट करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट को अगर क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, अगर आप उसी पे ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे तो आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर, जैसे मैंने अपने आपको बोला कि 1200 पन्ने आप पढ़ रहे हो और उस पे क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे, अगर आप उसी के लिए 4 महीने वेस्ट कर रहे हो तो आप, इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपके एग्जाम ना निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद और एक आगे का पॉइंट है, नॉट अटेम्प्टिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वन ऑप्शन। ये मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आया है तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 80 मतलब 70 करे या 60 करे, और उनको लगता है कि इसी में आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जितना आप कम अटेम्प्ट करोगे उससे ही आपको फिर आप में जो भी कट ऑफ मार्क्स है उसको अचीव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने
60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो मतलब 120 मार्क्स में ही अगर 100 का कट ऑफ है तो आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। इससे अच्छा है कि आप 80 क्वेश्चन करो, मतलब 160 में से आपके कुछ गलत भी हो जाएंगे तो आपके पास एक पुल होगा जिससे आप वो कट ऑफ तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कभी भी आप ये गलती ना करें। कभी भी आप 75 से 80 क्वेश्चन के नीचे इन एनी केस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। मैं तो एडवाइस करूंगा 85 के ऊपर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि 60 करो या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उनका बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा लैक्स में से 2-3 एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने एकदम मतलब 60 क्वेश्चन करे और उनका निकल गया, वरना तो ये प्रोबेबिलिटी फेल होने की बहुत ज्यादा है। जहां पे आप एक ऑप्शन इलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप 10 क्वेश्चन के पीछे 2.27 मार्क्स पॉजिटिव में होंगे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का। जहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो वहां पे आपको 6.7 मार्क्स आप पॉजिटिव में होंगे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, अगर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के साथ आप अगर गए तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर पा रहे हो और एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपको जरूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जहाँ पे भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो वहां पे भी आपको जरूर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद लैक ऑफ स्मार्ट इंटेलिजेंस गेसिंग एंड रिलायंस ऑन दी गट फीलिंग। तो कभी भी आपको लगता है इसलिए क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्मार्ट इंटेलिजेंस गेसिंग होती ही है। वो जब हम लोग टेस्ट को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि हर क्वेश्चन को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है कि पैनिकिंग इन एग्जाम हॉल एंड रीडिंग न्यू सोर्सेस टिल वेरी लास्ट मोमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं होना है। ध्यान रखो कि जितना भी आपने पढ़ा है वही ह्यूमनली पॉसिबल था, ऐसा आपने मन को समझाना है और ये समझाना है कि इसी नॉलेज पे हर कोई एग्जाम निकालेगा। तो आपको भी बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बच्चे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स तो कम से कम निकाल ही देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम सोर्सेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ के भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। उसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि बुद्धिज्म जैनिज्म है, मैपिंग है, प्लेसेस इन न्यूज है, नेशनल पार्क्स है और इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। फॉर एग्जांपल कोविड था, कूनो नेशनल पार्क था, G20 था अभी इस साल। तो ऐसे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे या फिर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि सोलर मिशन पे पिछले 3-4 सालों से क्वेश्चन आ रहा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से थरली आपको करना है कि इस पे से क्वेश्चन आए तो आपके कम से कम गलत ना हो। उसके बाद निग्लेक्टिंग इम्पोर्टेंट सोर्सेस लाइक बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो कुछ कुछ जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, पॉलिसीज होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना जरूरी है क्योंकि इस पे गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछेगी। आप जब पॉलिसी मेकिंग में जा रहे हो तो आपको ये कम से कम पॉलिसीज के बारे में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में पता हो, ये ऐसे एक्सपेक्टेशन होगी एग्जामिनर की और उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आपको इन चीजों को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। बजट या इकोनॉमिक सर्वे या गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में आपको अप टू डेट रहना है। फाइनली सीसेट एंड तो सीसेट में अभी इस साल क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सीसेट की वजह से 5 मार्क्स का कट ऑफ कम हो गया है या 80 होता है ये कट ऑफ वैसे एग्जाम के हिसाब से। पर मुझे लगता है कि बिकॉज सीसेट से बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये कट ऑफ और भी कम हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीसेट की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर इंजीनियरिंग से तो उनको करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बार ये होता है कि हम लोग बहुत सालों से कट ऑफ हुए होते हैं मैथमेटिक्स से। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोगों को थोड़ी अलग होती है। तो यहाँ पे जो सीसेट पूछा जाता है 10th 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे स्पीड
होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और बाकी फॉन्ट की थोड़ी प्रिपरेशन अगर आप करोगे प्रैक्टिस, तो मुझे लगता है कि उससे आप फ़ायदे में ही रहोगे। एकदम जो डर होता है फिर फाइनली निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ी-सी सेट की प्रिपरेशन करना तो मुझे लगता है कि एडवाइजेबल है, आपको करनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है कि हेल्थ का भी आपको लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखना चाहिए कि आप सब कुछ प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप लास्ट मोमेंट पे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया या फिर बाकी कुछ चीज़ें हो गई, तो वो सब कुछ से बचने के लिए आपको लास्ट मोमेंट पे अ, आपके हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत सारा पानी पीना है या फिर कुछ बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, तो इसको अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों के मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मतलब 2019 के मेंस पे मैंने ऐसे एक बार बाहर खाया था और मुझे टाइफाइड हो गया था। तो उसके बाद पूरा मेरा मेंस खराब हो गया, क्योंकि एक मंथ तक में रिकवरी नहीं हो पाया, इतना सारा वीकनेस आ गया। और तो मुझे लगता है कि वो ये सब एक्सक्यूजेस बाद में देने से अच्छा है कि हम लोग हमारा खुद का ख्याल रखें। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सबको पता है कि गांधी 11 दिए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद वाइस रॉय को। तो मैं गांधी जी के आगे नहीं जाऊंगा, मैं आपको 11 पॉइंट दूंगा और वही आपको फॉलो करने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कीप योर सोर्सेस लिमिटेड। तो मैं आपको आगे जाके एक सोर्सेस का लिस्ट दूंगा और मैं ये नहीं बोलूँगा कि वही करने हो, हम लोग डिस्कस करेंगे, पर आपको आपके सोर्सेस बहुत लिमिटेड रखने हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, 1 न्यूज़पेपर एंड 1 मंथली मैगज़ीन, ये आपको करना है हर दिन। मतलब मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे आपको न्यूज़पेपर किसी भी क्लास का, आप उनका आजकल ये निकलता है कि व्हाट टू रीड, किसी भी क्लास का वो देख लीजिए आप उनके वेबसाइट पे, और उतनी ही न्यूज़ अगर आपने पढ़े और एक मंथली मैगज़ीन आपने हर मंथ कवर करा, तो मुझे लगता है कि उतना करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा करोगे तो भी कुछ उससे आने वाला है नहीं, पर मेंस के लिए वो थोड़ा सा फायदेमंद रहता है। इसलिए आई विल एडवाइज कि आप उसको तो कवर करो। फॉर एग्जांपल अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन है हिंदू का, एक आर्टिकल आया हुआ था, द सिंकिंग शिप ऑफ द डेजर्ट। 2000 सितंबर 2015 में ये क्वेश्चन आया और उसी के बाद तुरंत ये खराई कैमल पे ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखते हैं अबाउट खराई कैमल। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स। इट लिव्स इन दी वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड। तो यहाँ पे देखिए कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड, अब ऐसा कोई भी एनिमल मुझे लगता है वाइल्ड में होगा नहीं, बहुत एक आधा रियरली होगा, हाइनास वगैरह, जो डोमेस्टिकेटेड करना थोड़ा मुश्किल है। पर हर एनिमल लगभग डोमेस्टिकेट करा जा सकता है। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, आपको अगर हटा दिया आपने, तो ये अगर रॉन्ग होगा तो इसका आंसर ये होगा, और यही इसका आंसर था। अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा होता वो न्यूज़, तब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बाय लॉजिक आ सकता था। पर वो क्वेश्चन, वो एक्चुअली आर्टिकल आया हुआ था, अगर जिन्होंने भी आर्टिकल वो पढ़ा होता तो उनका ये क्वेश्चन बन जाता। सेम वे पे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स टाइम्स में, सम quirky एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बैरन आइलैंड वोल्केनो इन अंडमान। ये 2017 में ये आर्टिकल आया था और उसके अगले ही प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था बैरन आइलैंड वोल्केनो पे कि कौन सा एक्टिव वोल्केनो है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूज़पेपर में से जो न्यूज़ होंगी इम्पोर्टेंट, बेसिकली न्यूज़ नहीं, इवेंट जो कि कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। फॉर एग्जांपल पिछले बार मैंने जब लेक्चर ले रहा था मैं क्लासेस में, तो मैंने बोला था स्टूडेंट को कि इस साल यूक्रेन पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो उसके आजू बाजू के कंट्रीज पे क्वेश्चन आने के चांसेस थे। तो क्वेश्चन आया। इस साल भी मुझे लगता है कि इसराइल और उसके आजू बाजू की जो कंट्रीज है उस पर क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस है। वैसे ही साउथ चाइना सी के आजू बाजू भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये दो एरियाज है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी अभी हो रही है, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है, ये आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको खुद ही को अंडरस्टैंड आप करते हो कि कहाँ से
क्या चीज़ न्यूज़ में चल रही है, फिर आप वहाँ पे जाके मैपिंग देखते हो, आज वो कंट्रीज देखते हो। मैपिंग बेसिकली ये जो आपको कोर्स चिपकाए जा रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर इसराइल का वॉर चल रहा है या ईरान का वॉर चल रहा है तो उसके आजू बाजू कौन सी कंट्रीज है हमें देखनी चाहिए, या फिर हम लोगों को साउथ चाइना सी के आजू बाजू कौन सी कंट्रीज है वो देखनी चाहिए। तो ये सब कुछ है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है तो उनके कौन से कंट्रीज है, कौन से पार्टनर कंट्रीज है, तो उनके बारे में हम लोग अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैपिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग सोर्सेज देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ यही सोर्सेज करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मैं जो भी बुक बोलूंगा अगर आपने उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव पढ़ा हुआ है तो इट्स वेल एंड फाइन, आपको कोई वो सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वही करिए, क्योंकि अल्टीमेटली सभी बुक्स में मोर और लेस सेम ही कंटेंट होगा। एक क्वेश्चन आपका कहीं उस बुक से पढ़ने से सही होगा तो इस बुक में वो नहीं होगा, इस बुक में और कोई इंफॉर्मेशन होगी उससे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं बोलूंगा कि अल्टीमेटली आप इक्वल फुटिंग पे ही होगे, और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर वो भी ध्यान में नहीं रहता, ये भी ध्यान में नहीं रहता। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर ये पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि हिस्ट्री के लिए है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए आपको पता है कि स्पेक्ट्रम है। उसके बाद फाइन आर्ट्स के लिए ये एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की जो रेड कलर का उसका कवर है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया के लिए ये पूरे तीनों ओल्ड एनसीईआरटीज है, आर एस शर्मा एंशिएंट इंडिया, सतीश चंद्रा मिडिवल इंडिया और नितिन सिंघानिया सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको करने हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो या और मॉडर्न इंडिया के लिए भी बिपिन चंद्रा है, वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपने न्यूज एनसीईआरटीज पढ़ी है थीम्स तो आप वही करो, कोई ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ने की। पर अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं करी है तो कम से कम इतनी एनसीईआरटीज तो मुझे लगता है करनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 4 एनसीईआरटी है 11th 12th की, वो आप देख ले। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है, पीपल एंड इकोनॉमी है, उसके बाद मुझे लगता है पीपल एंड इकोनॉमी 4 एनसीईआरटी 11th 12th की है, आप उसको पढ़िए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब करंट अफेयर के साथ में उतना सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं पर्सनली श्री राम आईएएस का बुक रेफर करता हूँ, उसके बाद मृणाल सर के नोट्स, इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट, इतनी सारी चीज़ें करता हूँ। अगर आपने इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम आईएएस का बुक छोड़ के कोई भी आपने जो भी रमेश सिंह करा होगा या फिर और बाकी कोई बुक करा होगा या आपकी क्लास का कोई बुक करा होगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वही करो, कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में सेम कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कहीं से भी कवर करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। तो अगर आपने श्री राम आईएएस नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आपने कोई भी दूसरा उसका अल्टरनेटिव बुक पढ़ा हुआ है, दत्त सुंदरम पढ़ा होगा या फिर और भी कोई बुक पढ़ा होगा, तो उमा कपिला पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा है आपने वही पढ़िए, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, या फिर आप अभी मार्केट में दूसरा भी कोई बुक आया है वो भी आप पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हो। साइंस के लिए करंट इवेंट्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, जैसे कि स्पेस है, मतलब इंडियन स्पेस मिशन जो भी है उसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन। जो भी स्पेस साइंस है उसमें भी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो एडवांस साइंसेस है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिनोज, ग्रेविटेशनल वेव, जो भी न्यूज़ में चल रहा है उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। जो भी एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसेस प्रोग्रेसेस होते हैं उस पे यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है, तो आपको उसके रिलेटेड रेडी होना चाहिए, आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एक कोई भी एक बुकलेट पढ़ लो। महेश शंकर आईएएस के पार्लियामेंट जो उनका होता है उसमें से आईएएस पार्लियामेंट, उस वो बुकलेट पढ़ता था। आप कोई भी किसी भी क्लासेस की बुकलेट पढ़िए, कोई फर्क नहीं है। हर बुकलेट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि
सेम ही कवर करते हैं, हर कोई एक दूसरे की कॉपी करता है। तो आप कोई भी एक मतलब क्लासेस के बुकलेट उठाइए और उसमें से पढ़िए। उसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज के लिए भी अगर आप बुकलेट पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया होगा। और नेशनल पार्क मुझे लगता है कि अराउंड 105 या 1010 है, उतने अगर आप करोगे तो मुझे लगता है उस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ सिविल सर्विस की प्रीलिम्स नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की भी प्रीलिम्स है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट पे हमेशा 20 से ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्वायरमेंट को भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलना है, क्योंकि अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम है तो उन बच्चों का भी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट करा जाएगा यूपीएससी के द्वारा। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी इन्वायरमेंट पे 2-4 क्वेश्चन आ गए। हमेशा इन्वायरमेंट पे और पॉलिटी पे क्वेश्चन आएंगे, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल उसी बेसिस पे इकोनॉमी पे भी क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री पे क्वेश्चन आएंगे। मुझे लगता है कि कोर सब्जेक्ट पे हमेशा से 60 या मतलब 65 के आसपास क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उससे कम क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब उसकी डिफिकल्टी लेवल कम ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, उस आपकी स्टडी डेप्थ ऑफ स्टडी उस पर डिपेंड है। पर कोर सब्जेक्ट पे हमेशा ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ है वो है कि हैव सिलेबस व्हाइल स्टडिंग। आपको हमेशा आपके पास सिलेबस रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है कि आपको सिलेबस होता है तो आपको पता होता है कि कौन सी न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर से पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग सकती है बट उसका सिलेबस से कोई वास्ता नहीं होता है, तो यू शुड स्किप सच न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल व्हाई आई सेड कि हैव सिलेबस व्हाइल स्टडिंग। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन मिडिवल इंडिया द टर्म हनम रेफर टू, ये क्वेश्चन आया है अभी प्रीवियस ईयर 1-2 साल पहले। तो यहाँ पे नीचे देखे ऑप्शन है क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेपन्स। अब जिन्होंने भी सिलेबस देखा हुआ है उनको पता है कि हिस्ट्री में एक टॉपिक है, उसका नाम है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब स्टडी ऑफ कॉइन्स आपको सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि यूपीएससी चाहती है कि आप पढ़े। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कॉइन्स पे ये क्वेश्चन हो सकता है। बहुत कम बार होगा कि आपने हिस्ट्री में कोई क्लोथिंग वगैरह पढ़ा होगा। बेसिकली मतलब है थोड़े से रेफरेंसेस, मतलब जब अरब्स आए, टर्क्स आए, तो उन्होंने अपने साथ अलग उनका अटायर लेके आए, तो थोड़ा सा चेंज सोसाइटी में हुआ। बट उसका मतलब नाम और उसका सब चीज़ों का डिस्कशन बहुत कम होगा हिस्ट्री में। तो क्लोथिंग होना बहुत कम है। ऑर्नामेंट्स का भी हम लोग हिस्ट्री में इतना ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते रिलेटेड टू जो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। वेपनरी का भी बहुत नाम मतलब नहीं होता है, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं होता है। बेसिकली कॉइन्स का एक सिलेबस में ये है, तो आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते थे कि ये कॉइन्स पे क्वेश्चन होगा और ये सही हो गया था आंसर। तो कभी कभी एक इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ ये है कि आपने जो गेस करा कभी कभी वो गलत भी हो सकता है, तो उसके पीछे कुछ आपका बेसिस होना चाहिए, आपने ये क्यों गेस करा है। तो मुझे लगता है कि कुछ गलत होंगे, बट अगर आपकी गेसिंग टेक्निक रिफाइंड हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत बार आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसी सेम इस पे मैं बोल रहा हूँ कि कुनो नेशनल पार्क, कोविड, G20, रशिया यूक्रेन वॉर अभी जो चल रहा है, इसराइल के वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहे हैं उसके रिलेटेड, या साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, तो इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर में चल रहा है उसके आजू बाजू के कंट्रीज, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार जनरल इलेक्शन है तो जनरल इलेक्शन के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इस पे जो भी करंट इवेंट है जो न्यूज़ में चल रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तीसरा है टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द वेटेज। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि लक्ष्मीकांत से ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट उस 1/5 टाइम आपका जितने भी मतलब आपने
दो 10 महीने अगर आपने पढ़ाई करी है तो उसमें से 2 महीने आपने लक्ष्मीकांत को देने हैं, क्योंकि उतना तो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें से। तो अगर आप उतना टाइम अगर उसमें दोगे तो उतना रिफाइन होगा। मतलब लक्ष्मीकांत में एक भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जब आप गलत करते हो तो बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं, वो एक भी गलत नहीं करेंगे, तो आप उनसे पीछे चले जाते हो 2 मार्क्स, जो कि आपको बाकी फिर उसमें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो फिर किसी को भी पता नहीं होता है। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जहां पे आपको पता है वहां पे गलत करना मतलब आपका सुसाइड है। यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाइंग करना, तो कभी भी आपको ध्यान में रखना है कि उस हिसाब से आपको टाइम डिवोट करना है, जिस हिसाब से उस सब्जेक्ट का वेटेज है यूपीएससी के एग्जाम्स में। दूसरा है, जैसे कि मैंने आपको ये भी बोला कि करंट अफेयर में 1200 पेजेस पढ़ने के बाद भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट आप 600 पेजेस पढ़ने के बाद एक आधा क्वेश्चन फंसने की चांसेस है, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है। लक्ष्मीकांत 400-500 पेजेस का बुक है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 20 पेजेस पे एक क्वेश्चन होगा यूपीएससी में, जिसमें आप 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कितना मतलब कॉस्ट बेनिफिट अगर रेशियो देखा जाए तो आपको कितना अच्छे से वो करना चाहिए। या फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड आते हैं। कहने का मतलब पर्पज यही है कि वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेटेज ऑफ द एवरी सब्जेक्ट, एंड उसके हिसाब से आपको टाइम डिवोट करना चाहिए। उसके बाद 8 to 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया पे पिछले साल हालांकि एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट हर साल ओवरऑल हिस्ट्री में 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट पे आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे आते हैं। तो उसके हिसाब से आपको उन सब्जेक्ट को टाइम डिवोट करना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, आगे है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि टेस्ट सीरीज आप करते क्यों हो। टेस्ट सीरीज का एक पर्पज ये है, Okay, I found this on the web for. It is serious. Check it out. तो टेस्ट सीरीज का पर्पज क्या है, फॉर एनालाइजिंग योर वीक एरियाज। जो भी आपके वीक एरियाज है उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके वीक एरियाज है वो आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर कोई टेस्ट दी है और उसमें से फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी की टेस्ट दी है, और आपको ये समझ में आ गया कि आपके फंडामेंटल राइट्स के जो भी क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन गलत हो गए। इसका मतलब क्या है कि आपको फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक फिर से पढ़ना है। अगर आपने पूरे सब्जेक्ट में ही आपके 50 क्वेश्चन गलत हो गए 100 में से, तो आपको ये कंसिडर करना है कि उस पूरे सब्जेक्ट के आपको रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिए पर फंडामेंटल राइट्स के उसमें से 10 में से 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पे आप वीक हो और वो टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। तो ये एनालिसिस करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। दूसरा होता है कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार क्या हो जाता है कि जैसे आप सीसेट में बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आपका पेपर कवर नहीं हुआ, आपने 30 क्वेश्चन ही कर दिए, 40 क्वेश्चन ही कर दिए। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो वो करने के लिए आपको रियल टाइम वो फील आने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हैंडलिंग प्रेशर भी, बहुत बार क्या होता है कि एकदम से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं जिसका कोई आपको आता पता नहीं होता है, आपके आंसर भी सही होने के चांसेस बहुत कम आपको लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप कैसे उस प्रेशर का हैंडल करेंगे। अगर आपको इसका बिफोर हैंड अपने ये प्रैक्टिस टेस्ट में ये सिचुएशन फेस करी हुई, तो आपको पता होता है कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 4 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बाद में आके देखूंगा, आगे जाके सॉल्व करता हूँ। जो आगे का जो क्वेश्चन आपको इजी आता है तो फिर आपका फिर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। फिर आप फाइनली आके जब वो 4 क्वेश्चन करते हो तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हुआ होता है, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। उसके बाद टू अवॉइड सिली मिस्टेक। बहुत बार क्या होता है कि 31st का गोला आप 30 को कर देते हो, क्योंकि 30 का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करा होता है। ऐसे कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं जो कि फिर बच्चे बोलते कि मैंने 4 ऐसे गलत गोले भर दिए। तो ये जो भी ये जो होता है ओएम शीट पे जो प्रॉब्लम होता है, तो ये सब कुछ ब्लंडर एग्जाम में ना हो, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट में ऐसे सिली मिस्टेक, मतलब आपको लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
उसके बाद फॉर रिवीजन। तो जब टेस्ट होती है तो आपके साइकोलॉजी क्या होती है कि टेस्ट के पहले आपको सिलेबस कवर करना है, तो उसके मतलब टेस्ट के बहाने से आपका एक पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस आ जाता है, थोड़ा स्पीड आ जाता है, आपको एक टारगेट मिल जाता है, तो वो भी एक फायदा होता है। उसके बाद एक मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो बच्चे मतलब जो झूठ फैलाया जाता है मार्केट में कि 100 टेस्ट अटेम्प्ट करे, ये जो लगता है कि इतना करने की जरूरत नहीं लास्ट के 50 दिनों में, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपना रिवीजन भी करना होता है। तो मुझे लगता है कि आज के 60 मतलब 80-90 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए लास्ट के। अभी 45 डेज बचे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 टेस्ट करने चाहिए। हर 3 दिन में एक टेस्ट अगर आपने करी, मुझे लगता है सफिशिएंट है। विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे उसी के साथ, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात की कोचिंग क्लासेस की जो टॉल क्लेम्स है, जो बोलेंगे कि हम लोगों के जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें से ही 80% क्वेश्चन आए, 90% क्वेश्चन आए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मिस लीडिंग होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था इंडियन नेविगेशन सिस्टम पे, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि कितने सैटेलाइट, मतलब मैं अभी क्वेश्चन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हर किसी ने उस न्यूज को कवर करा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में लॉजिक लगाना था बेसिकली। उसमें यह बोला गया था कि इंडिया के बॉर्डर से 5000 किलोमीटर तक एरिया नेविगेट कर सकता है हमारी सिस्टम। तो आप कोई भी सैटेलाइट सर्कल में एरिया नेविगेट कर सकती है, तो इंडिया के बॉर्डर से हर जगह पे 5000 किलोमीटर करना लॉजिकल नहीं, मतलब एक बड़ा इंडिया बन जाएगा अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो। ऐसा नहीं नेविगेट कर सकता है, तो कहीं से इंडिया की बॉर्डर से 5000 किलोमीटर हो सकता है, तो कहीं से 3000 किलोमीटर होगा, तो ये अनइवन होगा। तो ये लॉजिकल था, हर कोचिंग ने वो न्यूज कवर करी होगी। अगर 35 टेस्ट वो ले रहे हैं, तो मतलब 3500 क्वेश्चन बना रहे हो, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा उस साल में जो टेस्ट टेस्ट सीरीज वाले कवर नहीं करेंगे। तो उसमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बोल देंगे हमारा क्वेश्चन आया था। बेसिकली कुछ सच नहीं होता है उस उनके क्वेश्चन का और यूपीएससी के क्वेश्चन का, कोई दूर दूर तक सिमिलरिटी नहीं होती है, बस वो टॉपिक सेम होता है। तो ये कोचिंग क्लासेस वाले के टॉल क्लेम से बचना है, और आपने खुद पे कोर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने आपको बोल दिया कि टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है। ये यूज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप समझनी चाहिए कि ओनली मीडिया है जिसके थ्रू आप एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर पाते हो। एग्जामिनर क्या सोचता है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म करे जाए, कौन से क्वेश्चन फॉर्म करे जाए, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस होता है। तो ये सब चीजें आप एग्जामिनर की साइकी समझते हो। बहुत बार अगर आप किसी के साथ रहते हो तो फिर यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि उनका वो कहाँ पे झूठ बोलते हैं, कहाँ पे सच बोलते हैं, और वो क्या बोलेंगे। तो इट हैपेंस बिकॉज यू गेट टू नो द पर्सन। और हम लोगों को यूपीएससी का जो भी पैटर्न है उसको समझने का एक ही जरिया है, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत ये दोनों चीजों में, मतलब प्रीलिम्स और मेंस में, दोनों में ये इक्वली एप्लीकेबल है। तो हम लोगों को उसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। नॉट ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चंस बट आल्सो हेल्प इन सबकॉन्शियसली अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ एग्जामिनर, जैसे कि मैंने आपको बोला। नॉट ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस बट मेकिंग नोट्स। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि आपको नहीं पता है, तो आपको उसको राइट डाउन करने की बहुत जरूरत है। उसी स्टेटमेंट को उठा के यूपीएससी आगे जाके क्वेश्चन पूछती है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मौर्यन टाइम की सिटी के बारे में पूछा था कि मौर्यन टाइम की सिटी है, और 10 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलेटेड बोला गया था कि which of these is not the हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। तो वहां पे जो साइट उन्होंने दी हुई थी, जो मौर्यन साइट थी, वो एक्चुअली उसी पे उन्होंने 10 साल बाद क्वेश्चन पूछा कि ये क्या है, तो मौर्यन साइट थी। जो जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा था उनको पता था कि जिन्होंने नोट्स बना के रखे थे उन्होंने सर्च करा था कि यार ये कौन सी साइट है, फिर अगर हड़प्पन नहीं है तो उनको पता था कि ये मौर्यन साइट होगी, तो उनके ये क्वेश्चन सही होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम लोग जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
तो उन सब चीज़ों का ही आपको नोट्स बना के रखने हैं। उसके बाद है एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक। ये बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अब एलिमिनेशन खत्म हो गया है, तो मतलब एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो गई है। पिछले साल से तो 2 सालों से तो ये क्वेश्चन आया है कि एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है। ये भी मैंने पिछले साल जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने बोला था कि इन सब ऐसे क्वेश्चन अब आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है अगले साल में। और मैं बोलूँगा कि अभी ये जो पैटर्न यूपीएससी ने सेट करा है कि जहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 स्टेटमेंट ट्रू, 2 स्टेटमेंट ट्रू, 3 स्टेटमेंट ट्रू, और उसके बाद ये है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा, असर्शन दिया होगा, और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि या ये राइट एक्सप्लेनेशन है या रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है। तो ये 2 तरीके के जो क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने पिछले साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, ये पैटर्न अभी बहुत जल्दी से चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दो, और इसमें भी लॉजिक लग सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसको भी हम लोग 2023 का जब पेपर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आपको अप्रोच करना है, तो उससे आपको जरूर हेल्प होगी। ठीक है, अभी ये देखिए, मैंने अब जैसे आपको डिस्कस कर रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। 2022 को ये क्वेश्चन आया है। गोल्डन महाशीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट इबिस। तो इसके नीचे ही 2019 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए, वाइल्ड लाइफ है और नेचुरली फाउंड इन। तो ब्लू फिन महाशीर है, इरावती डॉल्फिन है, रस्टी स्पॉटेड कैट है। अब जिन्होंने भी 2019 का जो पेपर देखा होगा, उन्होंने सर्च करा होगा रिपे जाके, यार ब्लू फिन महाशीर क्या है, तो उनको पता था कि फिश है। और ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें से पूछा गया बर्ड कौन सा नहीं है, तो आप एक तो इसको एलिमिनेट कर पाओगे ना, क्योंकि आपको पता है महाशीर इज अ फिश, तो ऑब्वियसली इसका 1 तो चला गया, नॉट अ बर्ड, तो गोल्डन महाशीर इसका आंसर आ गया। अगर 2019 का पेपर आपने अच्छे से स्टडी करा होता तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स एकदम आसानी से मिल जाते। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ पे भी लॉजिक लग सकता है। इरावती डॉल्फिन, इरावती और उसके आजू बाजू के इलाके में मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है बिल्कुल भी कुछ भी, तो इरावती डॉल्फिन से पता चल रहा है। इरावती रिवर आपको नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बारे में तो अंडरस्टैंडिंग होगा। और चंबल रिवर आपको पता है कि चंबल में तो मिलने के बहुत कम चांसेस है। तो अगर आपने ये लॉजिक से एलिमिनेट कर दिया तो इसका आंसर जनरली 1 and 3 होने के चांसेस है, और इसका आंसर 1 and 3 था। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हर यहाँ पे जैसे ये लॉजिक लगा है, पता नहीं ये गलत भी हो सकता था लॉजिक, बट यू हैव टू टेक अ चांसेस, समझ गए। और टेक अ चांसेस मतलब ये इंटेलिजेंस गेसिंग है, ये मतलब मैंने गेस करा वो सही हो गया, गलत भी हो सकता था। ऑब्वियसली अगर सही गलत सही होंगे तो फिर 200 मार्क्स ही आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, कुछ आपके लॉजिक गलत भी होंगे। बट ये जैसे आपने मैंने आपको बोला कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम उन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, ये तो कम से कम गलत ना हो। ठीक है, आगे का 6th पॉइंट है, फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। यूपीएससी के हॉट टॉपिक्स मैंने जैसे कि बोला है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी पूछती है, नेशनल पार्क्स पूछती है। नेशनल पार्क के बारे में पूरा मैंने एक सभी नेशनल पार्क को ध्यान में रखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर बहती है, एक एकदम न्यूमोनिक सी बना के रखे है। बट आई विल नॉट शेयर इट राइट नाउ। जब भी मैं इन्वायरमेंट के कोई लेक्चर्स लूंगा तो उसमें जरूर कोशिश करूंगा कि उसको, फॉर एग्जांपल आसाम का है तो इसका एक है साई का ओमान, तो ये है दिब्रू साइक हुआ। उसके बाद का से आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद ओमान से आपको पता है ओरांग नेशनल पार्क है। तो उसके बाद माँ से है मानस नेशनल पार्क है, और सॉरी यन से है नमेरी नेशनल पार्क है। तो ऐसे आपको ये न्यूमोनिक्स बना के आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल यूपीएससी मतलब पूछती है, उसके रिलेटेड उन्होंने क्या रिफॉर्म लिए, या फिर उनके जो पीरियड में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, कौन सा वॉर हुआ, तो वो सब कुछ पूछा जाता है हिस्ट्री के रिलेटेड। गांधीयन फेज पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आने के चांसेस होते हैं।
मिशन इन 1940 मतलब क्रिप्स, कैबिनेट मिशन, शिमला प्लान, अगस्त ऑफर, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कमिटीज फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे कमिटीज या फिर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे कमिटी, जो भी कमिटीज हैं उस पे आते हैं। एजुकेशन पे जैसे मैंने ये निमोनिक बना के रखा था कि वुड हर्ट रियल साहसर, तब जो वुड होता है जो हर्ट करता है रियली साहसर। तो इसमें कौन से कमिटीज है, एक वुड्स होता है, वुड्स ये था डिस्पैच था, उसके बाद हंटर कमीशन था, रेलिक कमीशन था, सैडलर था और हर्टोग था। तो आपको ऐसे कुछ भी करके मतलब कुछ इंटेलिजेंस टेक्निक यूज करके आपको ध्यान में रखना है। और अल्टीमेटली अगर यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट एवर द एजुकेशन रिफॉर्म्स टेकन बाय दी ब्रिटिश, तो आप ये लिखोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर और भी रिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए ये आपको ऐसे उसको अप्रोच करने की जरूरत है। उसके बाद रेड डेटा बुक है, पोल्यूशन के रिलेटेड है, इंडिजिनस स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि हिस्ट्री का चीजें ध्यान में नहीं रहती है, तो ऐसे आप अगर उसके निमोनिक्स वगैरह बनाओगे तो ऑब्वियसली ध्यान में रहने में आसानी होगी। तो ये सब कुछ मतलब डोंकी वर्क करने से अच्छा कि स्मार्ट वर्क करोगे तो उसका फायदा होगा। उसके बाद गांधी जी पे क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आता है, जैनिज्म पे क्वेश्चन आता है, सोलर जो भी मिशन थे उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो आपको ये टॉपिक मतलब मैंने यही टॉपिक से ऐसा नहीं है, मैंने ये आपको ये कोई लिस्ट ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई है, यहाँ पे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग से और भी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, और आपको यह रियलाइज करना होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जैसे देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड दी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। अब देखिए सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स। अब आपको मतलब जो भी थोड़े से किन ऑब्जर्वर होते हैं उनको पता है कि गीजर अब जब नहाते हो वहां पे वो जो 5 स्टार बनाए होते हैं वो आप देखते हो, सीलिंग फैन पे भी होते हैं बेसिकली। अब देखिए ये तीनों इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, अगर एक पे होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तीनों पे होंगे, तो ये इसका आंसर ऑल थ्री होगा। तो जनरली क्लाइमेट चेंज एक फेवरेट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, नॉट कम्प्लीटली अपोजिट इन द फैक्ट्स आर ऑफ सेम कैटेगरी, तो सभी सेम कैटेगरी के, तो इसका ऑल ऑफ थ्री होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, और इसका आंसर ऑल ऑफ द थ्री था कि तीनों में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल होंगे। तो ऐसा भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस लगा के भी आपके आंसर सही हो सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वन अटेम्प्ट, बहुत इस पे मैंने पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। इट डिपेंड्स ऑन दी डिफिकल्टी लेवल बट नॉट लेस देन 80। मैं तो बोलूंगा कि 85 से नीचे तो नहीं करने चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 80 के नीचे नहीं करने। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर जहाँ पे आपने 80 के नीचे अटेम्प्ट कर दिए, आपके 80% चांसेस खत्म हो जाते हैं उस साल की प्रीलिम्स निकालने के। आपको 80 के ऊपर ही अटेम्प्ट करने हैं, कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर लगा सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप उतना तो कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पिछले साल का बच्चों का ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा कि उनको लगा होगा पेपर इतना डिफिकल्ट है, कम से कम अटेम्प्ट करता हूँ, तो वहीं पे बहुत सारे बच्चों का मतलब एग्जाम रह गया होगा। लेस यू अटेम्प्ट योर चांसेस आर लेसर। मैंने बोला कि अगर आपने 60 क्वेश्चन करे तो 120 में से ही फिर आपको जितना भी कट ऑफ है, फॉर एग्जाम्पल 80 का कट ऑफ है, तो आपको 80 मार्क्स लाने होंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको जो लगता है ना कि ये क्वेश्चन मेरा सही भी होगा, वो भी कभी कभी गलत होता है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है उससे कुछ अलग ही होता है वो क्वेश्चन। तो आप मतलब बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो एकदम कि मुझे पता है और इतना ही सही होगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी किसी भी हालत में, कितना भी आपने पढ़ के गए होंगे, 40 से ऊपर के क्वेश्चन आपको थोड़ा ना थोड़ा लॉजिक लगा के ही करना पड़ेगा। 40 के मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा होगा तो आपको 40 क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। तो उसके आगे आपको जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि 80 के नीचे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 80-90% एक्यूरेसी होना बहुत मुश्किल है, तो आप ये ध्यान में रखो कि जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना आप फायदे में रहोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कोर सब्जेक्ट एंड अप्लाइड नॉलेज, सो नोट मेकिंग इज की। नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। तो मैं तो जनरली जो बुक्स पढ़ता था उसके ही जो साइड में
आपको जो स्पेस मिलती है ऊपर नीचे, हेडर फुटर के नीचे और साइड में जो स्पेस रहती है, वहीं पे मैं अपने नोट्स जो भी पेज का इम्पोर्टेंट है उसका क्रक्स लिखता था। कोई अगर पेज पे बनाना चाहे तो वैसे भी नोट्स, जहाँ पे भी जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि 2-3 आवर्स में आपकी पूरी रिवीजन हो। जैसे पॉलिटी के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैंने पूरे पेजेस पे बनाए हुए हैं, और ऐसा है कि 2-3 घंटे में मैं एकदम उसको फिनिश करता हूँ। मुझे पता होता है कि ये चीज़ मेरी गलत होने की चांसेस है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज कर लेता हूँ। मतलब नोट्स के थ्रू रिवाइज करता हूँ। नोट्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये भूल सकता हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ, जैसे आपको एक न्यूमोनिक्स वगैरह बना के रखे हैं, कुछ टेबल्स बना के रखे, चार्ट बना के रखे हैं, जैसे भी है आपको ध्यान में रखना है। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टडी करते हो। ठीक है, कवरिंग की पॉइंट्स ऑफ करंट एंड मैपिंग, ये भी बहुत जरूरी है, आपको मैंने बोल के रखा है। एंड नोट शुड बी शॉर्ट एंड नॉट बल्कियर देन ओरिजिनल सोर्स। बहुत बार क्या होता है कि नोट्स ऐसे बनते हैं बच्चों वाला सभी इंपॉर्टेंट, तो एक्चुअली में नोट्स सभी सोर्सेस से इधर उधर से मिला के जो ओरिजिनल सोर्स था उससे भी बड़े बन जाते हैं। ऐसे नहीं होने नोट्स, मतलब जहाँ जो आप भूल रहे हो वही उस नोट्स में होना चाहिए, और वो एकदम 2-3 घंटे में कवर होने वाली होनी चाहिए, उसी को नोट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, हु इज द फॉलोइंग हैड द फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका। तो कोर सब्जेक्ट देखिए, तो ये एकदम मतलब आर शर्मा का क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर है कुछ भी, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट पे एकदम मतलब बेसिक भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको बहुत आसान लगेगा, आगे वाले को नहीं लगेगा, क्योंकि ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्न है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी पढ़ी होगी तभी आएगा। तो कोर सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। अभी अप्लाइड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे तो एक तो पहली बात तो आपको कावेरी बेसिन कौन से स्टेट में है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको पता है कि कावेरी बेसिन आंध्र प्रदेश में नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, आपको पता है कि इनमें से नागरहोल नेशनल पार्क है। तो ये कौन से स्टेट में है। तो अगर आपको नेशनल पार्क का पार्क कहाँ पे है पता है, और आपको कावेरी बेसिन कहाँ पे है पता है, तो आप ये क्वेश्चन एकदम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अब इसका आंसर क्या होगा, तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से कावेरी रिवर नहीं बहती है। तो आपको पता है कि नागरहोल कर्नाटक में है, वायनाड ऑब्वियसली केरला में, यहाँ से कावेरी रिवर बहती है। तो आपको फिर पापीकोंडा को हटाना है। अगर 2 हट गया तो ये देखिए ये चला जाएगा, लास्ट का चला जाएगा। फिर आपको बी और सी में से एक चूज करना है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी होता है, तो आपको इतना तो पता है कि ये केरल और कर्नाटक में ही आते हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो सी आंसर का। तो ऐसे अप्लाइड नॉलेज भी कभी कभी आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैपिंग, जैसे कि अभी देख लिए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पे अभी जिन्होंने भी मैपिंग देखा है वो देख पाएंगे कि सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, इसमें से कहाँ पे पास है। तो ये आपके लिए स्टडी है कि आप जाके मैप देखें और बताएं। और मैं आपको श्योर शॉट बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी रॉन्ग कि कौन सा अंडमान ग्रेट निकोबार से पास में है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2018 में आया था कि बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। The last time Barren Island volcano erupted in 1991 and it has remained inactive since then। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिखाया था, आर्टिकल दिखाया था न्यूज में, जहाँ पे बोला था कि वो एक्टिव हो गया है और वहाँ पे इरप्शन पाया गया है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है
ऑब्वियसली वो रॉन्ग होगा, तो इसमें से आपका आंसर सही हो क्या है आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये मैपिंग भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी देखिए ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपको मैप पता होता तो आपको ऑब्वियसली आंसर आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो है सेकेंड लास्ट सॉरी, वो है इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स एंड न्यू इमर्जिंग पैटर्न्स। तो ये मैं आप बहुत अच्छे से जब भी हमारे आगे के लेक्चर्स में ये डिस्कस करूंगा। लुक फॉर दी ऑपोजिट आंसर चॉइसेस, वन ऑफ देम कैन बी द राइट आंसर। मतलब दो आंसर एक कैटेगरी के होते हैं, दो आंसर अलग कैटेगरी के होते हैं, तो दोनों में से एक ही सही होगा दो कैटेगरी, और उस कैटेगरी में भी एक सही होगा। तो ऐसे करके एक्सट्रीम स्टेटमेंट विथ ऑलवेज, नेवर, आर यूजुअली रॉन्ग, शुड बी, ओनली, एक्सेट्रा आर मोस्टली रॉन्ग। तो ये कोई मतलब यहाँ पे क्या है कि हर बार ये नहीं होगा, पर बहुत बार ये होने के चांसेस है। वर्ड कैन इन द आंसर चॉइस स्टेटमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस जनरली सही होते हैं। द चॉइस स्टेटमेंट हैज हाई प्रोपोर्शनलिटी बीइंग करेक्ट। Sometime answer of one question in the question paper itself in other question उसका आंसर होता है। तो ऐसे भी कभी कभी होता है। अब मुझे मतलब हम लोग देखेंगे तो हैदराबाद के रिलेटेड कोई समिट हुई थी हैदराबाद में, उसी का क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन में था। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी आपको छोड़ देना चाहिए, फिर आप जब पेपर आगे जाकर अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि यार उसका जो आंसर था ये यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट। जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं जनरली, ये आप कैसे समझ जाओगे कौन सा जनरल स्टेटमेंट है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट है एटीट्यूड मैटर्स, केयरफुल रीडिंग एंड फाइंडिंग आंसर थ्रू ऑप्शंस, बेसिकली नेवर गिव अप अप्रोच। तो आपको ये लगेगा कि आपको नहीं आता है, पर मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान रख के उसको अंडरस्टैंड करना है और आपको आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समटाइम्स वन कैन गेट आंसर थ्रू दी ऑप्शंस। ये देखिए क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है वे एक्चुअली प्रीवियस ईयर में इन लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जिन्होंने भी ये नोट्स बना के रखे होंगे उनको वैसे भी आया होगा। अब मेरे पास मैंने वो नोट्स नहीं बनाए हुए थे, तो मुझे आंसर नहीं पता था, फिर भी मैंने लॉजिक लगाया। देखिए, भावभूति, हस्तिमाला एंड सेमेश्वरा वेर फेमस। अब देखिए, जैन मॉन्क, प्ले राइटर्स, टेम्पल आर्किटेक्ट एंड फिलोसोफर। अब कोई भी मॉन्क होगा उसको हम फिलोसोफर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्टेम्परेरी एग्जाम्पल लो, श्री श्री रविशंकर, तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि मॉन्क है, और फिलोसोफर भी है। कोई भी, मतलब हम लोग बुद्धा को भी फिलोसोफर बोल सकते हैं, मॉन्क भी बोल सकते हैं। तो कोई भी जैन मॉन्क को हम फिलोसोफर बोल सकते हैं। तो ए एंड डी तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, प्ले राइटर रह गया और टेम्पल आर्किटेक्ट रह गया। आज तक आपने किसी भी टेम्पल आर्किटेक्ट का नाम सुना है क्या हिस्ट्री में? मतलब बहुत रियरली कोई आर्किटेक्ट के नाम होंगे जिनको आपने सुना हो। टेम्पल आर्किटेक्ट, मतलब ताजमहल किसने बांधा, उसके भी उस आर्किटेक्ट का भी नाम आपको जल्दी से पता नहीं होगा। मतलब जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, पर इतना भी कोई उस पर डिस्कशन नहीं होता है। प्ले राइटर्स होते हैं, प्ले राइटर्स के बारे में डिस्कस करा है। कालिदास बहुत बड़ा प्ले राइटर था, तो प्ले राइटर्स ऑब्वियसली डिस्कस करे गए। तो इसका आंसर बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्ले राइटर होगा। ऑब्वियसली प्ले राइटर इसका आंसर था। तो ऐसे आप लॉजिक लगा के, पता नहीं था पर आप उस कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू लगा के आप उसके आंसर निकाल देते हो, और फिर इतना आसान बन जाता है वो क्वेश्चन। इसका मतलब मुझे लगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था उस पेपर में। तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है और लास्ट तक अपने होप नहीं हारना है, ये उसके पीछे का मैसेज है। ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर इंसाइटफुल लगा होगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में पूरे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे, क्या क्या स्मार्ट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 51 के आसपास ऊपर स्मार्ट टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका आपको जरूर फायदा होगा। कुछ कुछ मैंने यहाँ पे एकदम रनिंग वे में डिस्कस करी, बट हम लोग जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और आई एश्योर यू कि आपको जरूर उसमें से 10, 20, 15, 30 मार्क्स का फायदा होगा। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि प्लीज फॉलो द लेक्चर्स, एंड आई विल ब्रिंग दी नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर with the smart intelligent guessing or techniques or elimination methods, और
whatnot, which will immensely help you in your upcoming preliminary examination. Thank you very much. Have a good day.